अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरलाइज्ड सेल। एक जनरलाइज्ड सेल का जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टूडेंट्स, सेल तो आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन तमाम सेल्स में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। एक जनरलाइज्ड सेल का मतलब है कि तमाम सेल जो हैं उनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो एक जैसी हैं, और वो कौन सी हैं उनकी हम अभी जो है वो बात करेंगे। यानी हम स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरलाइज्ड सेल जो है वो पढ़ेंगे। तो बुक में इस हवाले से बताया गया है कि सेल का कोई भी कंपोनेंट स्टडी करना हो तो हमें उसको जो है वो उसकी डिटेल देखनी पड़ती है। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप ये लैब टूल्स हैं जिनकी मदद से हम सेल की डिटेल जो है वो देखते हैं। तो सेल की डिटेल देखने से पहले, यानी सेल की डिटेल ऑफ द सेल देखने से पहले हमें सेल के जो है डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करना पड़ता है, उनको अलग अलग करना पड़ता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, मज़ीद जो है वो टेक्निकल टूल्स यूज़ करते हैं, जैसा कि आपकी बुक में है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन के, जिसमें हम जो है वो सेल के कंपोनेंट्स को जो है वो सेपरेट करते हैं। तो इस टेक्निक को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि इस टेक्निक में इस तरीके से एक ट्यूब होती है, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर जो है वो सेल्स को डाल दिया जाता है, या कोई टिश्यू है उसको डाल दिया जाता है, और उसके साथ कोई जो है वो केमिकल ग्रेडियंट, जो कोई ख़ास किस्म की डेंसिटी रखने वाला जो है वो सॉल्यूशन डाला जाता है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जी, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्लस जो हमारे पास सैंपल टिश्यू है उसको ऐड कर दिया जाता है। और उसके बाद एक रोटर मशीन होती है, उसमें इस टेस्ट ट्यूब को यानी कि रख दिया जाता है। उस रोटर के अंदर जब ये टेस्ट ट्यूब जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा आरपीएम की स्पीड पर, आरपीएम यानी रेवोल्यूशन पर मिनट, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसको स्पन किया जाता है। जब वो बड़ी स्पीड से स्पन होती है तो यानी उसकी स्पिनिंग होती है, तो ये जो हमारा जो सेल्स हैं, यानी ये जो टिश्यू है, ये अपनी जो है वो टिश्यू से अलग हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो है इसके अंदर डिफरेंट लेयरिंग जो है वो आपको जो है वो नज़र आती है, ठीक है। अब इस चीज़ को, जो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मेथड है, ये नॉर्मली नेचुरली भी हो रहा होता है। और वो कैसे हो रहा होता है, मिसाल के तौर पर आप एक गिलास पानी लें, ठीक है, और एक गिलास वाटर के अंदर, फ़र्ज़ करें इसमें आपने वाटर लिया, ये वाटर है, आप इसमें अब मट्टी डाल दें, सॉइल का सैंपल यानी सॉइल डाल दें इसमें, और इसको किसी स्टिरर से, किसी चम्मच से इसको मिक्स कर दें। तो क्या होगा कि ये सॉइल इस वाटर में जो है वो मिक्स हो जाएगी, और उसके बाद इस ग्लास को आप तकरीबन 24 आवर के लिए आप इसको रख दें कहीं, और क्या होगा कि ये ग्लास जो है आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन, मतलब इसके अंदर जो मटेरियल है, मट्टी जो है, उसके पार्टिकल्स जो हैं, जो पहले ऐसे पूरे ग्लास के जो कह लें वॉल्यूम में इस तरीके से स्कैटर्ड थे, फैले हुए थे, वो क्या हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम लाइक 24 आवर्स, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, ये इसकी बॉटम में सेटल हो जाएंगे। यानी ये सारी मट्टी जो है और मट्टी के जो डिफरेंट साइज्ड पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे ऐसे सेटल हो जाएंगे, और पानी की लेयर जो है वो सेपरेट ऊपर आपको ऐसे नज़र आएगी।
तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, अब ये वाली जो सेडिमेंटेशन जो हुई है ना, सेडिमेंटेशन ये वाली जो हुई है, इस सेडिमेंटेशन के पीछे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ये सेडिमेंटेशन के पीछे जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन में जो है वो फोर्स क्या होती है, वो जो हम रोटर इस्तेमाल करते हैं मशीन, वो बड़ी स्पीड से जो है वो उसको इस टेस्ट ट्यूब को घुमाती है। ये टेस्ट ट्यूब हम डालते तो ऐसे सीधी हैं, लेकिन जब हम रोटर में इसको घुमाते हैं तो ये तकरीबन इस तरीके से जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है ऐसे, और ये इसकी शाफ्ट है जिससे मुंसलिक है। तो ये मतलब बड़ी स्पीड के साथ ऐसे ऐसे, यानी कि बड़ी स्पीड से ऐसे ऐसे ये घूमती है ये जो टेस्ट ट्यूब है। जब ये स्पीड से घूमती है तो एक फोर्स अप्लाई करती है। जब भी कोई बॉडी दायरे में ऐसे सर्कल कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है, तो उस वक्त उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है जिसे बोलते हैं, दो फोर्सेस एक्चुअली होती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो उसका जो उसकी डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द सेंटर होती है, यानी कि दायरे की मरकज़ की तरफ, सेंटर की तरफ, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट होती है, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो अब चूँकि ये वाली जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से ये जो नीचे दूसरी डायरेक्शन में, यानी टेस्ट ट्यूब की बॉटम की तरफ ये जो फोर्स जा रही है, इस फोर्स की वजह से क्या होता है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सेल्स होते हैं या जो टिश्यू होता है वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो बॉटम की तरफ जो है वो झुक जाता है, और मतलब चला जाता है, और फिर वहाँ जाकर वो सेटल हो जाता है और एक लेयर बना देता है, ठीक है, एक लेयर बना देता है। और इसी तरीके से जो है सेल्स किसी टिश्यू के अंदर वो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। मतलब आपने फ़र्ज़ करें आप ब्लड का सैंपल आपने लिया हुआ है, तो ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जिसमें रेड ब्लड सेल्स भी हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, फिर वाइट ब्लड सेल्स की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये बहुत सी किस्म के जो है वो टिश्यूज़ या कह लें सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं टेस्ट ट्यूब में, और जब आप इसको बहुत स्पीड से घुमाते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज़ ये तमाम सेल्स जो हैं वो डिफरेंट लेयर्स बना देते हैं, आपस में सेपरेट हो जाते हैं। जब सेल्स इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं तो उनको फिर अलग अलग स्टडी करना आसान होता है। तो ये है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन से भी एक और क्या लें बेहतर जो है वो टेक्निक ये है, उसे बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये क्या है, ये टेक्निक जो है ये वही सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है, लेकिन ये थोड़ी सी कह लें इसमें हम आरपीएम बढ़ा देते हैं, इसमें हम रेवोल्यूशन पर मिनट जो है इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। और तकरीबन 30,000 रेवोल्यूशन पर मिनट या 35,000 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है, इतनी हाई स्पीड पर जो है वो हम टेस्ट ट्यूब्स को स्पिन करते हैं, घुमाते हैं। जब इतनी हाई स्पीड हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जो सेल है वो तो सेपरेट हो ही जाते हैं, लेकिन सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जो सेल के अंदर होते हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं। और जब वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, लाइक ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, फ़र्ज़ करें मैं थोड़ा बड़ा साइज़ में ये दिखा रहा हूँ, तो इसमें हमने पहले लेयरिंग या जैसे ये देखी लेयर्स बनी, अब हमारे पास जो है वो सेवरल लेयर्स बनेंगी, कोई ऊपर ऐसे लेयर होगी, ठीक है, ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, कोई यहाँ लेयर होगी, ठीक है, इस तरीके से बेशुमार लेयरिंग्स होंगी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिमेन और ऑर्गेनेल्स। अब जिसकी जितनी डेंसिटी है, अब ये देखें ये आपके पास डेंसिटी
ग्रेडियंट बन गया, डेंसिटी ग्रेडियंट, इसे बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट, यानी ये दर्जे बन गए। जो सबसे नीचे है उसकी डेंसिटी ऊपर वाले से जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और जो उससे ऊपर है उसकी डेंसिटी नीचे वाले से कम होगी और ऊपर वाली लेयर से ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से डेंसिटी ग्रेडियंट बन जाएंगे और डिफरेंट सेल के ऑर्गेनेलिज सेपरेट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि अब हम इस लेयर को उठा के अलग से स्टडी कर सकते हैं। हो सकता है इस लेयर के अंदर तमाम के तमाम माइटोकॉन्ड्रियाज हों, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरीके से ये नीचे वाली लेयर में भी ये राइबोसोम्स की हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो है सेल के ऑर्गेनेलिज को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये तो था स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जब सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाती है, सेल और उसके ऑर्गेनेलिज सेपरेट हो जाते हैं, फिर हम उनको क्या करते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप में रख के या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रख के स्टडी करते हैं। नॉर्मली जो है सेल का जो साइज़ है वो माइक्रोमीटर में होता है जी, माइक्रोमीटर्स, माइक्रोमीटर में नॉर्मली सेल का साइज़ होता है। और जो है इतने मतलब साइज़ को देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप वो ही काफ़ी है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि सेल के अंदर की डिटेल्स देखनी पड़ती हैं, जैसे कि सेल के ऑर्गेनेलिज। तो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल छोटी हैं, ठीक है, उनको देखने के लिए जो है वो हमें नैनोमीटर या फिर पिकोमीटर तक जो है वो देखना पड़ता है। और ये बहुत ही जो कह लें बहुत ही छोटी जो है ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो नैनोमीटर या पिकोमीटर में साइज़ रखती हूँ। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिर जो सेल के ऑर्गेनेलिज हैं उनकी डिटेल हमें दिखा देती है। अब स्टूडेंट्स इन टेक्निक्स को अप्लाई करके हम जो है वो स्टडी तो कर लेते हैं सेल की डिटेल्स को। जब सेल की डिटेल या सेल को स्टडी कर लिया जाता है तो फिर जाकर हमें पता चलता है कि सेल क्या है और सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज क्या है और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं कि जो कन्वेंशनल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग प्लांट्स और जो हैं एनिमल्स ही यही दो जो है वो दो टाइप्स के ऑर्गेनिज़म जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वैसे हम जानते हैं कि इसके अलावा प्रोटिस्ट भी हैं, फंजाई भी है और बैक्टीरिया वगैरह भी हैं। तो इस हिसाब से सेल्स भी फिर दो ही तरह के होंगे, और एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। अब प्लांट सेल जो है वो आप लोग जानते हैं कि उसके गिर्द एक सेल वॉल होती है, ठीक है, जबकि एनिमल सेल है उसके गिर्द सेल वॉल नहीं होती और उसको जनरलाइज तरीके से बस ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। अब ये मेरे पास मॉडल है एक एनिमल सेल का और एक प्लांट सेल का, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स देयर आर सर्टेन अदर डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल जो कि अभी हम नहीं बात करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स सेल्स की जो है वो जनरली 2 टाइप्स हैं। एक सेल टाइप है जिसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं और दूसरी सेल टाइप है जिसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया का सेल। अब हम एक जनरलाइज सेल की बात करें तो एक जनरलाइज सेल के अंदर सिर्फ जो है वो 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। आप कोई सा भी सेल उठा के देख लें, कोई मसल सेल उठा लें, एपिथेलियल सेल उठा लें या किसी बैक्टीरिया का सेल उठा लें, किसी भी ऑर्गेनिज़म का जो इस दुनिया पर मौजूद है आप उसका सेल उठा लें और उसको स्टडी करें तो उनमें जो है वो जो कॉमन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होंगी। कॉमन स्ट्रक्चर्स इन ए सेल, और वो कौन से हैं। वो कॉमन स्ट्रक्चर में नंबर 1 हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है सेल मेम्ब्रेन। नंबर 2 हमारे पास जो चीज़ आती है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म।
यानी सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में होगी। कोई भी सेल है, चाहे वो प्लांट का सेल है, एनिमल का है, किसी भी चीज़ का सेल है, उसमें सेल मेम्ब्रेन लाजमी तौर पर होगी। इसी तरीके से साइटोप्लाज्म भी हर सेल का हिस्सा है। और नंबर 3 पे हमारे पास आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या न्यूक्लियस की तरह की यानी क्रोमैटन बॉडीज़, क्रोमैटन बॉडीज़। क्रोमैटन बॉडीज़ यहाँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम अभी बात कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उसके अंदर डीएनए होता है। तो इसलिए मैंने न्यूक्लियस या क्रोमैटन बॉडीज़ जो है वो अलग करके लिख दिया। अगर यूकैरियोटिक सेल होगा तो न्यूक्लियस होगा, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो न्यूक्लियस की जगह जो है वो सिर्फ डीएनए होगा या क्रोमैटन बॉडीज़ होंगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये एक जनरलाइज्ड सेल का जो है वो स्ट्रक्चर है कि हर सेल में ये वाले कॉमन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लाजमी होंगे। अब हम थोड़ी सी सेल के साइज़ के हवाले से बात कर लें कि आम तौर पे जो सेल है, ठीक है, मोस्टली आप सेल्स देखते हैं वो मतलब आँख से नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और उनके साइज़ जो हैं वो माइक्रोमीटर में होते हैं। लेकिन देर आर सम एक्सेप्शंस ऑलवेज़, जैसे कि ऑस्ट्रिच का जो एग है वो दुनिया में सबसे बड़ा एग जो है वो माना जाता है, और उसका साइज़ तकरीबन जो है वो 1-1.5 किलो का वो केजी का यानी कि वो एग होता है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक मिसाल है जो कि यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन ये नेकेड आई से देखा जा सकता है और वो काफ़ी बड़े साइज़ का है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा एग है या दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। अब हम वैसे अगर बात करें जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि बैक्टीरियल सेल्स, ये सेल्स जो हैं ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, इवन यूकैरियोटिक सेल से भी साइज़ में छोटे होते हैं, ठीक है। और दुनिया में सबसे जो छोटा सेल है ना, छोटा सेल यानी जो ऑलमोस्ट वायरस के सेल वायरस के साइज़ का है, ठीक है, वायरस के साइज़ का जो सेल है वो है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का सेल। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियाज हैं जिनके साइज़ जो हैं वो नैनोमीटर्स में होते हैं, जबकि हम अभी पढ़ चुके हैं कि मोस्टली सेल्स के जो साइज़ हैं वो माइक्रोमीटर में होते हैं, और 1 माइक्रोमीटर इज़ इक्वल्स 10⁻⁻⁶ मीटर्स, और 1 नैनोमीटर ये बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये तो था सेल के जनरलाइज्ड सेल के हवाले से मालूमात। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी वीडियो जो है उसमें हम सेल के जो है वो डिटेल में तमाम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो अब हमारी जो अगली वीडियो है उसमें हम सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बात करेंगे।